हेलो बच्चों, मेरा नाम है मंदिर जायसवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। और एक नए चैप्टर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। यानी नाम है चैप्टर का सॉलिड, तो भाई लिक्विड की तो बात ही नहीं करनी है। तो करते हैं लेक्चर को शुरू। तो सबसे पहले सीखने वाले हैं इलास्टिसिटी क्या होता है। अब बहुत अच्छे बच्चों के अंदर ये भ्रम रहता है कि सर इलास्टिसिटी जो है वो खींचने की प्रॉपर्टी है, मतलब कोई चीज अगर आसानी से खींच जा रहा है तो वो ज्यादा इलास्टिक है। तो ये मेरा एक भ्रम है, बहुत बड़ा, मेरा ही नहीं हम सबका भ्रम है कि खींचने की प्रॉपर्टी को इलास्टिसिटी कहते हैं। नहीं भाई, कोई भी मटेरियल है अगर उसको हम एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसको डिफॉर्म करते हैं, डिफॉर्म होने का मतलब है उसकी शकल सूरत खराब करते हैं, तो उसके अंदर एक फोर्स डेवलप हो जाता है जो उसको वापस उसकी पुराने शेप एंड साइज में लाने का प्रयास करता है। तो जो रिगेन करने की इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोला करते हैं, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ रिगेनिंग प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, ना कि खींचने की प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं, बहुत मजा आने वाला। शुरू करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले पढ़ते हैं इलास्टिसिटी। देखिए बच्चों, इलास्टिसिटी होता क्या है सर? इलास्टिसिटी द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू which it regain its original shape and size when load, हम लोड कह सकते हैं या एक्सटर्नल फोर्स कह सकते हैं, जब हम उसको क्या कर दें, रिमूव कर ले। जब एक्सटर्नल फोर्स या लोड को रिमूव करे तो बॉडी कौन रिगेन जल्दी कर लेती है। जो ज्यादा रिगेनिंग प्रॉपर्टी रखता होगा उसको हम लोग बोलेंगे ज्यादा इलास्टिक है भैया। अच्छा चलिए ठीक है सर जी, ये तो बात समझ में आ गई। अब इसमें कुछ टर्म है, जैसे एक मटेरियल को खींचते हैं तो उसमें टेंशन लाइक चीज डेवलप हो जाता है जो उसको वापस उसके पुराने शकल सूरत में लाने का प्रयास करता है भाई। तो इस फोर्स का क्या नाम रखा जाए सर? टेंशन रखना तो बढ़िया नहीं है, टेंशन तो हम लोगों ने स्ट्रिंग के लिए रख दिया है। तो हमने कहा भैया इसके लिए एक नया टर्म डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस। तो सर स्ट्रेस होता क्या है? एक छोटा सा डेफिनेशन है। मैंने बोला नहीं कि जब आप किसी चीज को खींचते हैं तो आप उसको डिफॉर्म करते हैं, जब आप एक्सटर्नल फोर्स हटा लेते हैं तो वो अपने पुराने शकल सूरत को रिगेन करने का प्रयास करता है। तो कोई ना कोई तो फोर्स उसको अंदर से खींच रहा है ना भाई, उसी फोर्स को बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। तो यहां लिखेंगे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया ड्यू टू डिफॉर्मेशन। बच्चों डिफॉर्मेशन की वजह से जब हम खींचते हैं तो एक इंटरनल फोर्स डेवलप हो जाता है मटेरियल के अंदर पर यूनिट एरिया, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा सर? स्ट्रेस का फॉर्मूला होगा F इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। और बच्चों इसी इंटरनल फोर्स को एक बढ़िया सा नाम देते हैं, यही इंटरनल फोर्स उसको वापस लाना चाहता है तो एक नया नाम रख देते हैं F रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। साहब क्या कहलाता है? स्ट्रेस कहलाता है। अच्छा ठीक है सर, समझ में तो बात आ गई। अब स्ट्रेस के बारे में बोलते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी साहब? तो इसकी यूनिट होगी, फोर्स की होती है न्यूटन और एरिया की होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बच्चों। अच्छा इसको हम लोग पास्कल भी कह दे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अब फार्मूले के हिसाब से तो लगता होगा सर स्ट्रेस और एक फार्मूला हमको पहले भी मिल चुका है, फोर्स अपॉन एरिया वाला, प्रेशर, वो दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, तो क्योंकि फार्मूले सेम है तो अंतर क्या है सर? तो भैया देखो, जो प्रेशर होता है वो हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होता है, यानी दबाता है, चारों तरफ से दबाता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती भैया। वो कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। बट ये कौन सी क्वांटिटी है भैया? ये आपकी जो है इसको हम लोग बोलते हैं टेंजर क्वांटिटी। अब आधे बच्चे यहाँ रो पढ़ेंगे सर टेंजर क्वांटिटी क्या? भैया देखो, ना तो ये प्रॉपर स्केलर है ना ये प्रॉपर वेक्टर है,
क्योंकि वेक्टर के लॉ का पालन नहीं करता। और स्केलर क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें डायरेक्शन का रोल है भाई। ये कई प्रकार के स्ट्रेस होते हैं, बताऊंगा, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, टेंजाइल स्ट्रेस और बैरोमेट्रिक स्ट्रेस। तो भाई डायरेक्शन का रोल होता है, लेकिन जो प्रेशर होता है वो हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होता है, और ये टेंजाइल नेचर का भी हो सकता है। टेंजाइल मतलब खींचो। जब खींचते हैं तो जो फोर्स डेवलप होता है पर मीटर एरिया, उसको बोलते हैं टेंजाइल स्ट्रेस। तो सर आ जाइए भैया इसके कुछ टाइप्स पे। तो ये दो टाइप्स के होते हैं, बड़ा सुकून से पढ़ते हैं। एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, साहब कौन सा स्ट्रेस? नॉर्मल स्ट्रेस। और दूसरा आपका है जिसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस। सर बहुत मजा आया। अब इन दोनों के बारे में पूरी चर्चा हम लोग करते हैं। तो थोड़ा रफ्तार बढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चों फटाफट आगे बढ़ेंगे भाई। तो इसकी बातें बात कर लेते हैं थोड़े। सर नॉर्मल स्ट्रेस, तो नॉर्मल स्ट्रेस को याद करने का बढ़िया तरीका बताऊं। देखो सर, नॉर्मल स्ट्रेस नाम क्यों पड़ा? क्योंकि देखो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, अगर इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, परपेंडिकुलर फोर्स, तो जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको साहब कहते हैं कौन सा स्ट्रेस? नॉर्मल स्ट्रेस। समझ में? अब ये फोर्स ऐसे खींचने वाला भी हो सकता है और दबाने वाला भी हो सकता है साहब। अच्छा। तो इसका मतलब यहां पर हम दो टाइप्स के कह सकते हैं। एक नॉर्मल स्ट्रेस दो टाइप्स का हो गया। कौन सा सर? एक हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेस, और दूसरा हो गया जिसको हम लोग बोलेंगे टेंजाइल स्ट्रेस। मैंने बोला नहीं स्ट्रेस टेंजाइल नेचर का होता है, लेकिन प्रेशर हमेशा कंप्रेसिव नेचर का होता है साहब। यूनिट भले ही सेम हो, उसको देखो घबराओ नहीं कि सर दोनों सेम ही चीज है, नहीं भैया। कंप्रेसिव मतलब जब आप क्या करते हो, दबाते हो, तो जो स्ट्रेस डेवलप होता है। और टेंजाइल, इसको हम लोग एक नाम से और पुकारते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब आधा बच्चा कंफ्यूज होता है इनके नाम से ही कि सर टेंजाइल, लॉन्गिट्यूडिनल, नॉर्मल सब एक ही चीज है क्या? कंफ्यूज हो जाता बच्चा। भाई यहाँ पर ध्यान रखो, इन दोनों का एक ही नाम है, मतलब चाहे इसको बोलो चाहे इसको बोलो, बात एक ही होता है। सर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस मतलब, अरे भैया लेंथ के लॉन्ग खींचो, लो खींचो, लेंथ के लॉन्ग खींच दो, तो जो स्ट्रेस आता है उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अच्छा सर फार्मूले क्या है? अबे भाई फार्मूले तो फोर्स अपॉन एरिया ही आएगा। सर यहाँ एरिया कौन सा लेंगे? या क्रॉस सेक्शनल एरिया लोगे? कौन सा लोगे? क्रॉस सेक्शनल एरिया। मजा आया? अच्छा सर मजा तो अभी नहीं है, अभी तो और सिखाइए सर। चलिए भैया हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस हो गया। सर थोड़ा शियर स्ट्रेस की बात कर लीजिए। आ जाइए भैया, थोड़ा रफ्तार बढ़ाते हैं और शियर स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। देखिए सर शियर स्ट्रेस क्या होता है? शियर स्ट्रेस नाम से स्पष्ट है, शियर मतलब होता है ढकेलना। सर ढकेलना मतलब अपरूपण बोलते हैं भाई। जैसे मान लो ये कोई ब्लॉक है और आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया। शियर मतलब होता है कि आप इसको घसीटते हुए ढकेल रहे हो, घसीट रहे हो भाई, घसीट रहे हो, यानी कि ये जो फोर्स है वो एरिया के अलोंग लगे, तो हम लोग बोलते हैं इसको शियर स्ट्रेस। और फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। जिस एरिया पे फोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा यही एट इक्विलिब्रियम पे मान लो जैसे हमने इसको ढकेल करके इसकी शकल सूरत खराब कर दी। पहले ऐसे था मस्त बेचारा, हमने इसको इतना ऐसे क्या कर दिया? डिफॉर्म कर दिया। ध्यान सुनना सारे बच्चे, इसको थीटा डिफॉर्म कर दिया। कितना डिफॉर्म कर दिया? थीटा। और ये एंगल एक्स हो गया। तो इस लेंथ को अगर यल कह दें तो जो फार्मूला निकल के आता है शियर स्ट्रेस का वो आता है tan थीटा व्हिच इज अप्रॉक्सीमेटली थीटा, क्योंकि थीटा बहुत छोटा होता है, तो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस x बाई l, ये इसका फार्मूला होता है। सर एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया को हम रिस्टोरिंग बोल सकते हैं? हाँ भैया, इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया वही बात वही है, एक ही है। सर एक्सटर्नल फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर कब होगा? एट इक्विलिब्रियम पे। जैसे मान लो आपने उसको घसीट के ऐसे छोड़ा हो, पकड़े हुए हो, घसीटे हुए हो और रोके हुए हो इसी पर, तो हल्का सा टिल्टेड है तो ऐसे रुका हुआ है। तो उस सिचुएशन में जितना आपने एक्सटर्नल लगाया उतना उसने इंटरनल लगाया, तो उस सिचुएशन में एक्सटर्नल फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर हो जाता है। तो उस सिचुएशन में हम लोग इसको रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया भी कह सकते हैं या एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया भी कह सकते हैं। तो ये कौन सा स्ट्रेस है? ये आपका होता है शियर स्ट्रेस। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। मजा तो भी और आएगा बच्चों, आ जाओ भाई।
ठीक है सर, अभी आपने कुछ ये सारी चीजें बता दी हमें। अब थोड़ा चर्चा करते हैं। एक होता है वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है भाई? ये कोई जो है स्पेयर है, आपने इसको लिक्विड के अंदर डाल दिया, तो लिक्विड इस पर चारों साइड से क्या लगाएगी सर? प्रेशर लगाएगी, कंप्रेसिव फोर्स लगाएगी। अच्छा भैया, तो इसकी वजह से ये दब जाता है भाई, ये दब जाता है। तो उस सिचुएशन में इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, जिसकी वैल्यू एक्चुअली चेंज इन प्रेशर के इक्वल आती है। मैं आगे एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है सर, चलिए और कोई स्ट्रेस नहीं भैया, अब कोई स्ट्रेस नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग मूव करते हैं स्ट्रेन पे। मिटा दूं? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब चलते हैं, थोड़े आगे ही बढ़ेंगे भाई। देखिए, अब देखिए भाई, चलिए ठीक है सर, अब आते हैं स्ट्रेन पे। कहां आते हैं साहब? स्ट्रेन पे। सर स्ट्रेन तो बता दो। स्ट्रेन होता है फ्रैक्शनल चेंज इन वैल्यू, फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन with respect to original dimension। भैया इसमें बोला जा रहा है कि ओरिजिनल डायमेंशन के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आया। जैसे मैं अगर बोलूं, इसके जैसे स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन होगा, खींचोगे तो स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेन आता है, लेंथ खिंच जाए या लेंथ छोटा हो जाए कंप्रेस करने के सिचुएशन में, बैलून डिक्रीज कर जाए, आपने उसको दबाया ना हो, या आपने पानी में डाल दिया, पहले आपने उसको थोड़ा सा ऊपर वाले पानी पे था, लेवल पे था, थोड़ा और नीचे लेवल पे लेकर गए तो उसको प्रेशर बढ़ जाएगा रो जीएच के भाव, तो और दब जाएगा, तो बैलून चेंज हो जाता है। तो तमाम प्रकार के स्ट्रेन हो सकते हैं। तो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं इसका फॉर्मूला, अगर मुझे लॉन्गिट्यूडनल, इसको अगर लिखना हो लॉन्गिट्यूडिनल, अगर मुझे स्ट्रेन की बात करनी हो, जिसको हम लोग टेंजाइल स्ट्रेन भी कह सकते हैं, वो होता है डेल्टा एल बाई एल। यानी डेल्टा एल क्या है? चेंज इन लेंथ, और एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ। अगर कंप्रेस वाली बात होगी तो ऑब्वियस सी बात है लेंथ कितना डिक्रीज किया और पुराना लेंथ क्या है। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। अगर यहीं पर बोला जाए कि सर वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बारे में चर्चा कर लो, तो कुछ नहीं, डेल्टा वी बाई वी कर देंगे, चेंज इन वैल्यूम अपॉन इनिशियल वैल्यूम। अभी एक स्ट्रेन की मैंने बात किया एंगल के फॉर्म में, जिसमें बोला था मैंने tan थीटा व्हिच इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, इसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन सर? शियर स्ट्रेन। डेल्टा tan थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा इज इक्वल टू होता है x बाई एल। तो ये कुछ स्ट्रेन की बात हुई। इसके पास ना तो नो यूनिट नो डायमेंशन, मतलब ये यूनिट लेस होगा और ये डायमेंशन लेस होगा। बहुत बढ़िया सर। जो बात कर लेते हैं लेटरल स्ट्रेन की, तो ये मान लेते हैं एक रॉड है और इस रॉड की ये ओरिजिनल लेंथ थी L, और इस रॉड पर कुछ वेट लटका दिया गया, यानी ये रॉड खींच गया तो इसका लेंथ जो है वो डेल्टा एल। फाइनल लेंथ कितना हो गया? L प्लस डेल्टा एल, यानी कि डेल्टा एल खींच गया। अच्छा, बहुत बढ़िया। मान लेते हैं बाद में इसका डायमीटर D हो गया और पहले इसका डायमीटर था कैपिटल D। लोड रखने की वजह से ही ऐसा हुआ है कि लोड रखा गया होगा तो ऑब्वियस सी बात है खींच जाएगा। यहाँ दिखा भी देते हैं, यहाँ पर W लोड लगा दिया गया। ओके सर, हमें समझ में आ गया क्या है D अपॉन कैपिटल D, मतलब कितना ये बाद में कितना डायमीटर है और पहले कितना डायमीटर था उसका रेशियो होता है। तो ये छोटी सी चीज है, उतना इंपॉर्टेंट है लेकिन डिफाइन कर लेते हैं ढंग का। तो इसको मैं मिटा देता हूं। चलो थोड़ा सा आगे बढ़े और कुछ सीखते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है साहब? बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग बना लीजिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अच्छा सर, इसको खींच के पढ़ते हैं और रफ्तार समझेंगे, ठीक है? आपने अलग अलग बुक उठाया होगा, आपको समझ में थोड़ा कम आता है, मैं इसको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ भाई। एक साइड आप बना लो स्ट्रेन और दूसरी साइड आप सेट कर लो स्ट्रेस। और ग्राफ कैसे बनाना है? पहले शुरुआत में किसी मटेरियल के लिए हम इसको स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, फिर बाद में ये हल्का सा जो है ऐसे मुड़ते हुए फिर बेंड करेगा, फिर इस टाइप का होगा, ठीक है? अच्छा सर, ठीक है, इतनी बातें हमें समझ में आ गई। अब इसमें कुछ पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं। ये O मान लेंगे, इसको हमने A कह दिया,
इसको हमने कह दिया B, और यहाँ पर हम लोग कह देते हैं C, और इसके बाद यहाँ पर हम बता देते हैं कि चलो भैया ये D है, फ्रैक्चर्ड पॉइंट। अच्छा ठीक है भैया। चलिए अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ ग्राफ को सही से रीड कर लेते हैं। यहाँ O से A को बोलते हैं हुक रीजन। कौन सा रीजन? हुक्स रीजन। क्योंकि सर हुक्स रीजन क्यों? क्योंकि यहाँ पर हुक लॉ वैलिड है। हुक लॉ क्या कहता है सर? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है साहब, कि जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ाओगे मटेरियल में स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। बहुत बढ़िया सर, हुक्स रीजन बोल सकते हैं इसको। और ए वाले पॉइंट को बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट यानी यहाँ के बाद इसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं रह जाता। अच्छा साहब, आगे बढ़ेंगे। ये बी वाले पॉइंट को बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। मतलब अगर आपने स्ट्रेन और बढ़ाया तो होता नहीं है, कुछ समय तक क्या होता है कि आपने खींचा वापस आया, खींचा वापस आया, खींचा अभी भी वापस आ गया, लेकिन अब इसके बाद अगर खींचोगे तो उसमें परमानेंट स्ट्रेन आ जाता है। तो ये वो कंडीशन नहीं है, ये इलास्टिक लिमिट है। मतलब O से A के बीच में आपकी जो इलास्टिसिटी रहेगी वो मेंटेन रहेगी, यानी हम कह सकते हैं इलास्टिक रीजन है। ये इलास्टिक रीजन है, मतलब यहाँ पर अगर बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये अपने पुराने शेप और साइज को रिगेन कर लेगी। फिर क्या होता है, बी के बाद अगर आप देख पाओ तो यहाँ पर स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ता है, यानी कि स्ट्रेस देखो बहुत कम बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से बाद इसके बाद देखो तो स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ता है। और इधर से यानी बियॉन्ड सी, बियॉन्ड हम लोग कह सकते हैं सी नहीं, बियॉन्ड बी, बी के बियॉन्ड क्या हो शुरू हो जाता है, प्लास्टिक रीजन स्टार्ट हो जाता है। कौन सा रीजन सर? प्लास्टिक रीजन शुरू हो जाता है। यानी अगर इसके बाद बियॉन्ड सी के बाद अगर आपने और स्ट्रेन लगाया तो उसमें परमानेंट स्ट्रेन आ जाएगा, मतलब वो अपने पुराने शेप और साइज को पूरी तरीके से रिगेन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस सिचुएशन में क्या होता है कि यहाँ पर कुछ परमानेंट सेट आ जाता है, परमानेंट 0.02 के बराबर लगभग आ जाता है, परमानेंट स्ट्रेन आ जाता है। तो ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से दी गई हैं, अगर आप अच्छे से बुक उठाओगे। तो उसके बाद आता है यहाँ पर हम लोग बोलते हैं इसको फ्रैक्चर्ड पॉइंट बोलते हैं। फ्रैक्चर्ड पॉइंट मतलब मटेरियल यहाँ पर जाकर के टूट जाता है। ठीक है सर, यहाँ के बाद क्या होता है कि वो पूरी तरीके से मटेरियल टूट जाएगा, इसके आगे कुछ नहीं रह पाता। अच्छा, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, ए वाले पॉइंट को एक नाम और रखते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे क्या होता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, इसमें ये जब लिखा जाता है स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल, ये विद इन इलास्टिक लिमिट होना चाहिए, विद इन इलास्टिक लिमिट, ये कहीं ना कहीं लिखा जाता है। मतलब ये नहीं कि इलास्टिसिटी मटेरियल खो दे। भाई देखिए, मटेरियल तीन टाइप के होते हैं, एक परफेक्टली इलास्टिक, एक होता है पार्शली इलास्टिक, और एक होता है इनइलास्टिक। जो परफेक्टली इलास्टिक होता है उसमें आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाया तुरंत वापस आ जाएगा। जो पार्शली इलास्टिक होता है उसमें डिफॉर्मिंग फोर्स आप हटाओगे तो उसमें परमानेंट स्ट्रेन आ जाता है भाई। और एक होता है इनइलास्टिक, जैसे आपका हो गया क्ले हो गया, मिट्टी उट्टी, उसको आप ऐसे फोर्स लगाओगे, आटा वाटा जो गूथा जाता है उसमें फोर्स लगाएंगे तो परमानेंट स्ट्रेन आ जाता है, तो वो इनइलास्टिक मटेरियल है। खैर यहाँ पर चर्चा उसकी नहीं कर रहे हैं, ये ग्राफ बनाया गया है स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में। यहाँ पर ये हुक रीजन यानी कि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। फिर यहाँ पर बी तक जो है इलास्टिक लिमिट होगा, मतलब बॉडी रिगेन करेगी, बी के बाद इसमें परमानेंट सेट आ जाएगा, और डी पे जा करके फ्रैक्चर हो जाता है। और इसी पॉइंट को बोलते हैं कि भैया, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट, मतलब इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होता है, उसे जो स्ट्रेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस? ब्रेकिंग स्ट्रेस। ओके, सारी बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ एक चीज सही कर लेना, यहाँ पर यील्ड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, ये जो बी वाला पॉइंट है यहाँ प्रोपोर्शनल लिमिट ए वाले को बोलेंगे और बी वाले पॉइंट को ही यील्ड पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ इसको हटा करके बोल दो, बी वाले पॉइंट को यील्ड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इलास्टिक लिमिट के नाम से भी दूसरा नाम इलास्टिक लिमिट भी है। फ्रैक्चर पॉइंट हो गया, हुक रीजन हो गया, और इसकी वैल्यू 0.01 होती है। मतलब अगर स्ट्रेन की वैल्यू
0.01 से लेस देन है, अगर लेस है, छोटी है, तो समझ लेना कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। अब इसी बहाने अब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। अच्छा साहब, तो चलो और कुछ और चर्चा कर लेते हैं कि इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो क्या बला आता है। चलो भैया मिटा के समझते हैं ताबड़तोड़। देखिए अब यहां पर कुछ टर्म डिफाइन करेंगे। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, सर किधर, विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन इलास्टिक लिमिट। अच्छा सर बहुत मजा आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए मेरी बात, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग y बोलते हैं, तो y इंटू स्ट्रेन आता है। ये एक ऐसा कांस्टेंट डिफाइन हुआ जिसकी वैल्यू अगर किसी मेटल के लिए अधिक है, इसका मतलब वो मेटेरियल ज्यादा इलास्टिक है। ये बढ़िया तरीका है पहचानने का। यानी y इक्वल टू क्या हो गया, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसी हम y को बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अच्छा सर बहुत मजा आया। सर इसकी यूनिट की बात कर लीजिए, तो भैया इसका यूनिट होता नहीं है, तो इसका यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, तो वही यूनिट लेकर चलेंगे। अच्छा एक बात और, इस ग्राफ के लिए अगर मैं यहाँ रबर के लिए ही ग्राफ खींचूं, ठीक है, तो रबर के लिए ग्राफ ये ऐसे बनता है, यानी यहां हो जाएगा आपका स्ट्रेस और यहां बन जाएगा, यहां हो जाएगा स्ट्रेन। अगर आप एस सी वर्मा सर का किताब उठाओगे तो उन्होंने बाकायदे इसको एक्सप्लेन किया है कि अगर 2 इसको 4 ले लें, इसको 6 ले लें, इसको 8 ले लें, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी रबर को उसके नेचुरल लेंथ से 8 गुना खींच दिया जाए तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो कुछ इस तरीके से वेरिएशन उसमें आती है। तो ये यहां से एक्सप्लेन होता है कि भैया रबर ज्यादा इलास्टिक है या स्टील। तो आप खुद सोचो, आप खुद अपने आप से पूछो, एक रबर को अगर उसके नेचुरल लेंथ का 8 गुना खींचा जाए तो बताइए उसमें स्ट्रेस ज्यादा डेवलप होगा या एक स्टील के रॉड को उसकी नेचुरल लेंथ का 8 गुना खींचा जाए? तो आपका जवाब होगा सर स्टील ज्यादा लगाएगा। ज्यादा इंटरनल फोर्स कौन लगाएगा? स्टील। यानी कि ऑब्वियस सी बात है जिसमें स्ट्रेस ज्यादा डेवलप होगा। फॉर अ सेम स्ट्रेन, मैंने स्टील में भी उतना ही स्ट्रेन लगाया, रबर को भी उतना ही खींचा और स्टील को भी उतना खींचा, लेकिन स्टील में स्ट्रेस ज्यादा डेवलप होता है तो इसमें वाई की वैल्यू ज्यादा होती है। समझ में आया? इसीलिए जो आपका स्टील है वो ज्यादा इलास्टिक है। समझ में आई बात? अच्छा सर चलिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितने टाइप्स के होते हैं सर, थोड़े थोड़े बताइए। चलिए भैया देख लीजिए, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है, एक होता है यंग मॉडुलस, एक होता है यंग मॉडुलस सर, दूसरा बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस सर, तीसरा बताइए भैया, तीसरा होता है शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस। अब आइए एक एक की चर्चा मस्त तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि यंग मॉडुलस क्या होता है। इसको हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको शियर मॉडुलस को हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे, या तमाम तरीके हैं। इसको शियर मॉडुलस को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, लिख देता हूं भैया घबराइए नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। बड़ा मजा आया सर, बड़ा मजा आया। अभी कहां मजा आएगा, अभी और मजा आने वाला है। इसको हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूं सबको। मजा आया? ठीक है सर, बहुत मजा आया। आइए देखते हैं भाई, तो थोड़ा रफ्तार पर रखेंगे भाई, लेक्चर में समय बहुत कम है। यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑफ इलास्टिसिटी सर क्या होता है? y से रिप्रेजेंट करते हैं। सर फॉर्मूला क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यहां स्ट्रेस रहेगा और यहां क्या रहेगा? स्ट्रेन। फॉर्मूला क्या आएगा आपका? ये फोर्स अपॉन एरिया, और ये क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मतलब इसका इधर मल्टीप्लाई इसका इधर होगा, तो F इंटू एल अपॉन A इंटू डेल्टा एल। ये होता है यंग मॉडुलस। सर यहाँ Y कौन सा फोर्स है? Y है यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ Y क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। इसके बहुत न्यूमेरिकल फेमस होते हैं कि एक वायर को यहाँ से m मास से लटका दिया गया, स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग मान लो मासलेस है, ये मान लो मासलेस है, इसको हमने m मास से लटका दिया गया है, तो पूछा जाता है कि चलो मुझे बताओ यंग मॉडुलस की वैल्यू बताओ, या कितना खिंच जाएगा ये सब बताओ। अगर इसका यंग मॉडुलस में y दे दो तो कुछ नहीं करना भैया, जहां फोर्स है वहां क्या कर देना है? mg कर देना है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो, ये थोड़ा सा खींचेगा,
किसकी वजह से? वजन की वजह से थोड़ा सा खींचेगा। जो इसमें एलोंगेशन डेल्टा एल आया है वो कहीं ना कहीं वेट की वजह से आया है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर रुका हुआ है, यहाँ पर रुका हुआ है ना, तो ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, और ऊपर वाला फोर्स है कौन सा? रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू mg। तो हर जगह नहीं कि रिस्टोरिंग फोर्स mg के बराबर कर देते हैं, ये मैंने पहले ही बताया है। ये तब करते हैं बेटा जब क्या हो, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। जैसे मैं आपसे बहुत अच्छा सा प्रश्न पूछूं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मान लो एक रॉड है, अब यहां पर मैंने इस साइड लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, इस साइड लगाया मैंने 50 न्यूटन का फोर्स। अब मुझे बताओ चलो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? तो बच्चा सोचेगा सर 10 लूं 15 लूं, ये तो कंफर्म है इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है रॉड पे, तो कौन सा लूं? तो मैं कहूंगा भैया ये अगर दो पार्टिकल को सोचूं तो इसके अंदर जो इंटरनल फोर्स डेवलप हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसका 10 न्यूटन इसके 10 न्यूटन के साथ कैंसिल हो जाएगा भैया। ये वाला अगर 10 के खींच रहा है तो ये इसको अपनी तरफ 10 से खींचेगा, कैंसिल करेगा, और ये भी क्या करेगा 10 से खींच के कैंसिल करेगा, तो इधर वाला हिस्सा 10-10 कैंसिल हो जाता है इंटरनल फोर्स से। लेकिन 5 न्यूटन की वजह से क्या पा जाता है? एक्सेलरेशन पा जाएगा। तो मुझे इस 5 न्यूटन से मतलब ही नहीं है, मुझे किस फोर्स से मतलब है? जो एक्सटर्नल जो इंटरनल फोर्स डेवलप हुआ है, कितना डेवलप हुआ है? 10 न्यूटन का, तभी तो कैंसिल हो गया भाई। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ जो स्ट्रेस की वैल्यू आएगी वो 10 अपॉन जो भी होगा एरिया, वो उसका आंसर हो जाएगा। बोलो क्लियर? तो ये चीजें इस पे बहुत न्यूमेरिकल है, यहाँ f की वैल्यू को mg शिफ्ट करके सॉल्व करते हैं, बड़ा मजा आता है। ये हो गया यंग मॉडुलस। जितना ज्यादा यंग मॉडुलस उतना ज्यादा मटेरियल इलास्टिसिटी। चलिए थोड़ा तेजी से रफ्तार बढ़ाते हैं सर और पढ़ते हैं बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस सर, बल्क मॉडुलस एक्सप्लेन कर दें भाई। चलिए बल्क मॉडुलस को बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, बल्क मॉडुलस होता है बल्क में, यानी कि जहां गैसेस हो या लिक्विड हो, लिक्विड और गैस के लिए डिफाइन किया जाता है बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस में क्या होता है? आपका बोल सकते हैं वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है सर, तो फॉर्मूला बता दीजिए। तो मैंने कहा ये कोई बॉल थी और इस पेयर को मैंने इस वाटर में डिप किया, जिसकी वजह से इस पर चारों तरफ क्या लगता है? पानी के पार्टिकल्स फोर्स लगाएंगे, जिससे इसका वैल्यूम चेंज हो जाएगा। कहीं ना कहीं वैल्यूम चेंज हो गया ना, तो वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होता है? मैंने बताया था, पिछले बता चुका हूं, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है चेंज इन प्रेशर के बराबर आता है। तो डेल्टा पी अपॉन हॉट, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वैल्यूम अपॉन इनिशियल वैल्यूम, चेंज इन वैल्यूम अपॉन इनिशियल वैल्यूम। सर यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी लगा देना। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए चेंज इन वैल्यूम मतलब फाइनल वैल्यूम माइनस इनिशियल वैल्यूम। फाइनल वैल्यूम घट गया तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो फाइनल वैल्यूम माइनस इनिशियल वैल्यूम है, ये वाली वैल्यू छोटी, ये वाली वैल्यू बड़ी, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव। ये एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आगे एक नेगेटिव साइन हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं। बाकी कोई इशू नहीं है, दोबारा सुन लो। वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, स्ट्रेस किसके बराबर होगा? प्रेशर के। सर चेंज इन प्रेशर क्यों? सर हम तो पगला गए, अबे गधे कहीं के, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है ना, तो प्रेशर भी क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स ऐसे 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 लग रहा है चारों दिशाओं में, इस स्फीयर पे चारों तरफ फोर्स लग रहा है। कितने एरिया पे लगा? एरिया पे। तो हम फोर्स अपॉन एरिया को हम क्या बोल रहे हैं? चेंज इन प्रेशर बोल रहे हैं। सर बहुत मजा आया, कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़िए सर। अच्छा सर इसकी यूनिट एरिया वही होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अच्छा इसमें एक चीज और है, देखिए बल्क मॉडुलस के बारे में बताया जाता है। बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। यहां निपटा लेते हैं जल्दी से, कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉडुलस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। जैसे जो है देखिए, जो परफेक्टली रिजिड बॉडी होती है, आप खुद बताइए, स्क्रीन को पॉज करिए और खुद सोचिए, परफेक्टली रिजिड बॉडी कंप्रेसिबिलिटी क्या होनी चाहिए भैया? तो आप खुद सोचो कि वो दबाने पे तो दबेगा नहीं, तो उसका चेंज इन वैल्यूम क्या आएगा? 0। इसका मतलब ये वाला नीचे वाला हिस्सा 0 हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0। तो क्या हो जाएगा? जो बीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 1/0 यानी इन्फिनिटिव आ जाएगी। तो इसका जो बीटा होगा वो इन्फिनिटिव होगा। अगर बीटा इन्फिनिटिव है तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी बच्चों? कंप्रेसिबिलिटी होगी इसकी 0। बोलो क्लियर?
तो यानी परफेक्टली रिजिड बॉडी की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो क्या होती है, 0, यानी वो कंप्रेस नहीं होते। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कितना आसानी से कोई चीज कंप्रेस हो रही है। बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। आगे प्रोसीड कर लेते हैं भाई। तो चलिए अब अपने लास्ट स्टेप पे आते हैं हम लोग खींचते हुए। उसके बाद हम एक बढ़िया सा डेरिवेशन करेंगे। एक रॉड को अगर यल लेंथ खींचा जाता है तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वो लास्ट वाला प्रूव करेंगे और ये चैप्टर डन हो जाता है। फिलहाल के लिए अभी हम लोग खींच के पढ़ते हैं शियर मॉडुलस ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं या इसी को बोलते हैं, भ्रम में ना रहिएगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब सर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस एक ही चीज है? हाँ भैया, नाम का अंतर है। ठीक है, चलिए शियर मॉडुलस के बारे में बात कर देते हैं। अगर मैं यस से रिप्रेजेंट करूं तो ये होता है शियरिंग स्ट्रेस अपॉन शियरिंग स्ट्रेन। सर बहुत मजा आया, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, बातें दोनों एक ही है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, चलिए भैया इसको हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या आपकी मर्जी इसको एस से रिप्रेजेंट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा सर, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा फोर्स भैया? जो आप लगा रहे हो, टेंजेंशियल फोर्स। अच्छा अच्छा अच्छा, और भी कब? एक्सटर्नल फोर्स कब बराबर होता है इंटरनल फोर्स के इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है? अभी बताया था। शियरिंग स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एक्स बाई क्या होता है, यहां से अगर मैं लिखूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके निकाला था तो एक्स बाई एल आया था। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू एक्स। अच्छा, इसको ऐसे आसान भाषा में याद करने का तरीका होता है रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, और ये थीटा ही तो है, ये शियरिंग स्ट्रेन ही तो है। तो इसको हम लोग थीटा को यहाँ, थीटा ही है बेटा, तो इस थीटा की मल्टीप्लाई यहां करवा के ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एक आइडियल गैस की क्या होनी चाहिए। तो आइडियल गैस की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी खुद सोच के बताओ, इंपॉर्टेंट है। आइडियल गैस की मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितनी होती है? रिजिडिटी कितनी होती है? कितनी होती है? आप खुद 2 मिनट सोच के मुझे इसका आंसर दो। अच्छा ये बताओ, इसमें क्या है? शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस कब आता है? जब आप ऐसे करके ऐसे कर देते हो, तो इसमें क्या होता है? इस तरीके से फोर्स लगाते हो तो क्या आता है? इसमें शियर स्ट्रेस आता है। अच्छा आप खुद बताओ, ये कहीं ना कहीं सॉलिड बॉडी के लिए डिफाइन हुआ शियर स्ट्रेस? भैया ये तो गैस है, आइडियल गैस है, इसकी कोई फिक्स शेप ही नहीं होती, तो क्या शियर लगाओगे भाई? और क्या, फिक्स शेप होती तो शियर स्ट्रेस तो आता ही ना। तो इसका मतलब शियर स्ट्रेस आएगा ही नहीं। तो शियर स्ट्रेस आएगा नहीं साहब, तो ईटा कितना आएगा? 0 आएगा। कि घबराना क्या है भाई, घबराना क्या है? ऐसे सेम, ये चाहे आइडियल गैस हो या आइडियल फ्लूइड हो। अब आप खुद सोचो, आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं। आइडियल फ्लूइड में क्या होता है? नो विस्कोसिटी, यानी 2 लेयर के बीच में जो फिसला फिसली होती है उसमें फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करता, फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करता। अच्छा सर, मजा आया। तो आप खुद सोचो, अगर आपने फोर्स लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स काम ही नहीं करेगा, तो कहां आया शियर स्ट्रेस? भाई इंटरनल फोर्स कोई तो अपोज करे, कोई तो उसको वापस लाने के लिए फोर्स लगाए। मेरे एक्सटर्नल फोर्स को का विरोध करने के लिए तो कोई तो वापस फोर्स लगाए। अबे वहां पर है या नहीं है? कौन सा नहीं है? वहां पर विस्कोसिटी है या नहीं है जो उसको वापस लगाए? फ्रिक्शनल फोर्स ही तो अपोज कर रहा था। मैं फोर्स लगाता था तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोज करता था तो आ जाता। तो इसी वजह से वहां पर भी शियर स्ट्रेस नहीं आने वाला है। तो चाहे आइडियल फ्लूइड हो, दोनों सिचुएशन में जो आपका शियर मॉडुलस होता है उसकी कितनी होती है? 0 होती है। तो बच्चों अब हम इसको खींचते हुए आगे बढ़ेंगे और लास्ट स्टेप में आ गए हैं जिसका नाम है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हेडिंग बना लीजिए प्यारा सा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। हम इसके न्यूमेरिकल को निचोड़ेंगे अगले लेक्चर पे, पार्ट 2 में। चलिए हेडिंग बना लीजिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब आप खुद जल्दी से सोच के मुझे बता दीजिए, जब आप एक रॉड को खींचते होंगे तो एटम को दूर करते होंगे। भाई थोड़ा सा चलो इसकी बात भी कर ले, मेरा बार बार मन कर रहा है। भाई ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये आर है, इनके बीच में ग्राफ जो खींचा जाता है तो ऐसे ग्राफ बनते हैं यूं। यानी कि जैसे जैसे r टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर r इन्फिनिटी टेंड्स करता है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? 2 एटम के बारे में बात कर रहा हूं, इनके बीच के सेपरेशन की बात कर रहा हूं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। अगर ये बहुत दूर चले जाते हैं
तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। लेकिन जैसे R को हम क्या करते जाते हैं, R को घटाते जाते हैं, तो अगर R कम होता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या करती जाएगी, निगेटिव में कहीं ना कहीं घटती जा रही है। देखो घटती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी घटती जा रही है, और एक ऐसा पोजीशन आता है R0 जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मिनिमम होती है। और आप खुद सोचो, ये पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव है और ये पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, तो यहां पर एक वैल्यू आता है जिसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सबसे मिनिमम होती है, ठीक है। और सबसे निगेटिव में होने का सबसे मिनिमम होना, और निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी क्या बताती है कि कौन सा नेचर का है, एट्रैक्टिव नेचर का है। और अगर जैसे और मैंने R को और छोटा किया, मतलब एटम को पास लाया और पास लाया, जब एटम बहुत पास आ जाता है तो जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है वो पॉजिटिव हो जाती है, यानी रिपल्सिव नेचर शो करता है कि दो एटम के बीच में कैसा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव नेचर का। इसी वजह से जब इनको खींचते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, दबाते हैं तो रिपल करते हैं। देखो यही लॉजिक है भाई, कि जब किसी मेटल को खींचते हैं तो एटम दूर करते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स, और जब क्या करते हैं उसको दबाते हैं तो एटम पास आता है तो रिपल्सिव फोर्स। जब ज्यादा पास लाओगे तो रिपल्सिव फोर्स। और सुनो, ये R0 है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, सबसे कम होती है। यानी अब आप मुझे बताइए, अब यहाँ पर चूंकि क्या है, ये U वर्सेस R ग्राफ है, और जो F फोर्स की जो वैल्यू होती है वो -du/dr होता है। अब du/dr स्लोप हुआ, इस कर्व का स्लोप जहां जीरो होगा, ये स्लोप ही तो है, तो स्लोप जहां जीरो होगा वहां क्या जीरो होगा, फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा, और जहां नेट फोर्स जीरो होता है उसे क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन। कौन सा पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब यही सेम लॉजिक है साहब, यही सेम लॉजिक है कि एटम अपने अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में मस्त बिंदास अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आप खींचोगे, पोटेंशियल एनर्जी घटाओगे, बढ़ाओगे तो दुखी होंगे। समझ में आया? तो इसी वजह से वो क्या करते हैं, वापस आना चाहते हैं। जैसा सिचुएशन बताया मैंने कि भैया ये बराबर -du/du है, ये आपका स्लोप है जहां स्लोप 0। देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे देखो टेंजेंट मारोगे तो स्लोप क्या आएगा, 0, यानी R0 पे स्लोप क्या है, 0 है। यानी ये जो एटम है कहीं ना कहीं R0 डिस्टेंस पे अपने आप को मेंटेन रखता है। जब आप खींचते हो तो R0 को चेंज करते हो, R को चेंज करते हो, जिसकी वजह से वो फोर्स तमाम लगाया करते हैं। तो इस तरीके से अब यही सेम लॉजिक है कि आपने एक रॉड को लचक के खींच लिया, खींचोगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, लेंथ बढ़ेगा, एटम के बीच में सेपरेशन बढ़ेगा। तो आपने वर्क किया, और जब आप वर्क करोगे तो वो किस रूप में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो उसका डेरिवेशन करेंगे, और ये मुझे पहले बता देना चाहिए था कि आखिर में क्यों वो मटेरियल स्टोरिंग फोर्स लगाते हैं। चलिए भैया प्रूफ पे आते हैं, बकायदी छोड़ते हैं। देखो प्रूफ बहुत आसान है, साधारण है। एक ऐसे एक चित्र बना ले भाई, और यहाँ एक रॉड बना ले, और मान लीजिए इस रॉड को आपने कितना खींच दिया, आपने ΔX खींच दिया, मतलब आपने इसको x लेंथ डिफॉर्म किया। ओवरऑल टोटल कितना खींचना चाह रहे हो, टोटल खिंचाव मान लेते हैं हो गया कितना, आप इसको कुल मिला करके ΔL खींच रहे हो। ये बीच में कभी खींचा था आपने x, मतलब ये भी खींच ही रहे हो आप, इसमें फोर्स ही लगा रहे हो, लेकिन ये बीच में आपने क्या किया है, इसको x खींचा है। मैं यहाँ पर फोर्स को F दिखा दे रहा हूँ, ये मेरा फोर्स क्या है, F। अब देखिए क्या किया, ये ग्राफ इस तरीके से, इसका नेचुरल लेंथ मान लेते हैं कितना है, L, ठीक है, ये पुराना लेंथ था L। आप ऐसे खींच रहे हो, खींचते खींचते बीच मिड सेशन में क्या हुआ, बीच दौरान क्या हुआ, आपने इसको x खींच दिया। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि आप इसको x पे जाकर के dx और खींच दो, मतलब इतना और खींच दो। मैं इसको डिराइव करना चाह रहा हूं कि आखिर में खींचने पर इसमें एनर्जी जाती क्या है, जो हमने मेहनत किया वो गया कहाँ। तो इसके अंदर एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो मैंने कहा भैया x पे जाकर dx और खींच दो, x पे जाकर dx और खींच दो। तो और देखते हैं कितना वर्डन करना पड़ा। अब आप खुद सोचो, ये प्रोसेस बहुत स्लोली करना है, ऐसा नहीं कि बहुत तेजी से खींच दिया एक्सप्रेशन आ गया रॉड में, नहीं, स्लोली करना है। मतलब इस फोर्स को, जो ये फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए एक्सटर्नल, वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, जस्ट थोड़ा सा ज्यादा। इक्विवेलेंटली हम कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली वो किसके बराबर होना चाहिए, वो जो इंटरनल स्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है उसी के बराबर है, उससे थोड़ा सा ज्यादा रखना है तभी खींचेगा, खींचना है, हल्का सा ज्यादा रखना है। तो हम उसको अप्रोक्सीमेटली मान सकते हैं कि लगभग वो स्टोरिंग फोर्स के बराबर है। तो आइए थोड़ा सा फटा से डिफरेंशिएट करते हैं। तो यंग मॉडुलस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया
और ये होता है डेल्टा एल बाई एल, तो एफ इंटू एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल, ये हो गया यंग मॉडुलस। एफ की वैल्यू क्या आएगी, अगर यहां से करोगे तो वाई इंटू ए इंटू डेल्टा एल अपॉन कितना यल। अब आपने कितना खींच रखा है, x खींच रखा है, तो आप इसको यहाँ पर क्या यूज करोगे, x यूज करोगे। ओके, ये कौन सा फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स। अब इतना फोर्स लगा रहे हो आप, और इतने फोर्स से लगाते हुए आपने dx और खींच दिया, इतने फोर्स लगाते हुए आपने dx और खींच दिया। मैंने कहा जो रिस्टोरिंग फोर्स है, यानी जो इंटरनल फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर है, क्योंकि मैं ये प्रोसेस, ये जो प्रक्रिया है बहुत धीरे धीरे हो रही है। तो इस वाली वैल्यू को अगर मुझे वर्क डन निकालना हो, छोटा सा वर्क डन कि मैंने dx और डिस्प्लेस कर दिया x पे जाकर के, तो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स रिस्टोरिंग वाला, जिसकी वैल्यू क्या है, y a x l इंटू dx। यार हाँ ना बोलो, हाँ सर बहुत मजा आया। अब इसको करेंगे, नागिन को बुला लो, इंटीग्रेट कर दो, कहां से कहां खींचना है, ये आपका हो गया l बराबर 0 से कहां तक, डेल्टा एल तक। कहां तक, डेल्टा एल तक। ये डेल्टा एल ही तो है, ये डेल्टा एल बराबर 0 हुआ, यानी कह सकते हैं कि l बराबर 0 मत बोलो, x बराबर 0, यहाँ x बराबर 0 है और यहाँ क्या है, यहाँ तक जब खींच दोगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एल हो जाएगा। खींच दीजिए, तो 0 से लेकर के डेल्टा एल तक। आइए इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो वर्क डन जो आएगा उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, वो y a l कॉमन हो जाएगा। यहाँ से x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2। बच्चों मेरे पास समय बहुत कम है, इसीलिए मैं बहुत तेजी से इसको बता रहा हूँ, कृपया करके बहुत धीरे करके, स्लो करके इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। भाई जहाँ नहीं आएगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ये आ गया, इसको लिमिट डालेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा एल स्क्वायर बाई 2। बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं y इंटू ए इंटू डेल्टा एल बाई एल, और अपॉन 2 तो बाहर कर लेते हैं, 1 अपॉन 2 आगे लिख लेते हैं बेटा। अच्छा, इसमें a से मल्टीप्लाई, a से मत करो, l से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर l से मल्टीप्लाई, नीचे l से डिवाइड, और ये स्क्वायर फॉर्मेट में है तो ये भी पूरा स्क्वायर फॉर्मेट में आ जाएगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने l इंटू एल कर दिया तो ये भी स्क्वायर बन गया। अब ये हम क्या करना चाहते हैं, कुछ ध्यान समझना, मैं क्या बनाना चाहता हूँ बच्चों, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा। देखिए आपका जो पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आया कितना आएगा, 1/2 यंग मॉडुलस, और देखिए यहाँ से एरिया इंटू लेंथ जो उसका होगा, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और अगर एरिया से लेंथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, तो यहाँ वॉल्यूम आ गया। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और यहाँ से देखिए, अगर आप बहुत ध्यान देख पाए तो डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ का स्क्वायर, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रेन का स्क्वायर। इसको नीचे ले आओ तो u बाई वी इक्वल टू 1/2 v नहीं y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, यानी कि जो रॉड में एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 यंग मॉडुलस इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों सारी चीजें इस तरह से दी गई हैं, मैंने कहा x पे जाकर dx मैंने और खींचा, वर्डन का फॉर्मूला ये होता है। मैं ये कार्य बहुत धीरे धीरे कर रहा हूँ, मतलब ये फोर्स, ये जो प्रोसेस हो रहा है खींचने वाला वो हौले हौले है, तो जितना मेरा एक्सटर्नल फोर्स होगा वही रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर होगा। एक्सटर्नल फोर्स मैंने यहाँ से निकाला, यहाँ से यंग मॉडुलस का फॉर्मूला यूज किया, ये अपना फोर्स रख दिया मैंने dx, इसको इंटीग्रेट किया x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से कितना खींच दिया, डेल्टा एल खींच दिया, लिमिट डालो, ऊपर नीचे l से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ताकि ये a इंटू एल बन जाए v, और यहाँ से डेल्टा एल स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर ये हो जाए स्ट्रेस ही होता है, स्ट्रेन ही होता है, तो स्ट्रेन स्क्वायर हो गया। मैंने वैल्यू को नीचे लाया तो फिर एनर्जी अपॉन वैल्यू क्या होगा, 1/2 y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। यही होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डेवलप इन द वायर, यानी वायर को अगर खींचा तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी। अब y बराबर क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो तमाम फॉर्मूले निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो यहाँ से एक स्ट्रेन का देहांत हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर लगा है ना बेटा, तो एक स्ट्रेन कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कर सकते हैं। लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपका 30 से 40 मिनट में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।